हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मोटू जू फैन के सामने शो ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जू फैन उसे उसी की गेम में हरा देता है क्योंकि जू फैन तो एक जीनियस डेविल है। अब मोटू उसकी मिन्नतें कर रहा है कि प्लीज वो मान जाए। मोटू उसे कहता है प्लीज मान जाओ, तुम मेरे ब्रदर हो, अगर मैं हाली हाथ वापस जाता हूँ तो एम्परर मुझे मार डालेंगे। जू फैन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो अब बताओ आगे क्या है, एसोटेरिक डिबेट क्या है और मुझे वहाँ पर क्या करना है। मोटू उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताता हूँ। एसोटेरिक डिबेट एक ऐसा मार्शल आर्ट्स कंपटीशन है यहाँ पर एलीट क्लैंस नहीं जाते बल्कि 7 बड़ी फैमिलीज वाले, और साथ में जहाँ पर जितने भी क्लैंस हैं, जितने भी छोटी फैमिलीज वाले हैं, वो सारे बच्चे वहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं। ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर सभी लोग आपस में कम्पीट करते हैं ताकि अपनी पावर और डिग्निटी को बनाए रखें। वहाँ पर बहुत ज्यादा खून खराबा होता है क्योंकि 7 बड़ी फैमिलीज वाले हमेशा वहाँ पर सबसे ज्यादा आगे रहते हैं क्योंकि उनके यंग मास्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वहाँ पर जितने भी क्लैंस आपस में फाइट करते हैं वो सारे एक ही झटके में टॉप पोजीशन पर जा सकते हैं और एक ही झटके में वो तबाह भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक थर्ड क्लास की फैमिली इस कंपटीशन को जीतकर फर्स्ट क्लास की फैमिली बन जाए या फिर 7 बड़ी फैमिलीज के बराबर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि 7 बड़ी फैमिलीज में से कोई एक फैमिली थर्ड क्लास की फैमिली से भी इसकी बुरी हालत हो जाए। अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। जू फैन कहता है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, हमें ऐसा क्यों करना पड़ेगा। मोटू से कहता है चलो तुम्हारे इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें कुछ साल पहले ले चलता हूँ, कुछ साल नहीं बल्कि कुछ 100 साल पहले ले जाता हूँ, जब हमारा टिंजू एम्पायर बना था और 7 बड़ी फैमिलीज की बुनियाद रखी गई थी। ये 7 बड़ी फैमिलीज हमेशा आपस में लड़ती रहती थी। उस वक्त इन 7 बड़ी फैमिलीज में एक ओपन वॉर चल रही थी, वो सारे लोग बाहर आकर एक दूसरे को मार डालते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ सामने से फ्रंट में फाइट नहीं करते और कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं था। इन सभी के दरमियान में इस फाइट को खत्म करने के लिए टिंजू एम्पायर के उस वक्त जो एम्परर थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया। एम्परर ने इन 7 बड़ी फैमिलीज वालों को वहाँ पर बुलवाया और एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक 100 साल में एक बार एसोटेरिक डिबेट होगी, यानी कि एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होगा जिसमें हर बड़ी फैमिली के 30 साल से कम उम्र यंग मास्टर हिस्सा ले सकते हैं। इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा वो 7 बड़ी फैमिलीज का हेड बनेगा। इस तरह इनकी जो भी रैंकिंग होगी वो उसी रैंकिंग के मुताबिक हाउस को रैंकिंग दे सकेंगे। और इसके अलावा इस कंपटीशन में इनके जो भी यंग मास्टर हिस्सा लेंगे उन्हीं की पावर कल को फ्यूचर में उनके अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करेगी, ये अपने क्लैन के लीडर्स बनेंगे। एम्परर के इस एग्रीमेंट के बाद 7 बड़ी फैमिलीज के दरमियान में वार खत्म हो गई क्योंकि वो लोग एसोटेरिक डिबेट में हिस्सा लेते और उसी के बाद उनकी रैंकिंग होती। रीजन स्टेट वाले हमेशा से इनके टॉप पर थे। ये डिबेट क्योंकि हर 100 साल में एक बार होती है और हर 100 साल के बाद बहुत सारे ऐसे क्लैंस हैं 7 बड़ी फैमिलीज के अलावा भी जो कि इस डिबेट में हिस्सा लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इस डिबेट में हिस्सा लेने से उन्हें भी काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन बाकी के जितने भी क्लैंस 7 बड़ी फैमिलीज के अलावा इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उन सभी को 7 बड़ी फैमिलीज वाले या फिर इंपीरियल फैमिली वाले खुद चूज करते हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हजारों की तादाद में छोटी फैमिलीज वाले भी इस डिबेट में हिस्सा ले लेकिन फिर भी 7 बड़ी फैमिलीज वालों से वो आगे नहीं निकल सकते। सिर्फ 7 बड़ी फैमिलीज वाले ही टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, जबकि बाकी के जितने भी छोटे क्लैंस हैं वो सारे सिर्फ इसीलिए फाइट करते हैं वो अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाकर 7 बड़ी फैमिलीज के लिए अप रैंकिंग फैमिली बन सके। क्योंकि अगर 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी बड़ी फैमिली ने उनके स्किल्स को देखा और उन्हें वो अच्छे लगे तो उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं। हर बार इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। छोटे क्लैंस के लोग तो बस वहाँ पर मरने के लिए आते हैं क्योंकि कोई भी बड़े क्लैंस के यंग मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए छोटे क्लैंस को वैसे तो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हर बार इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। 7 बड़ी फैमिलीज वाले आसानी से उन सभी को मार सकते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मोटू जू फैन से कहता है 7 बड़ी फैमिलीज वाले पिछले कई 100 सालों से इस एसोटेरिक डिबेट को जीतते आ रहे हैं और किसी भी छोटी फैमिली को आगे नहीं बढ़ने देते। इसी वजह से पूरे टिंजू एम्पायर में कभी भी पावर चेंज नहीं आ सका। जू फैन मोटू से कहता है तो तुम्हारे एम्परर मुझसे क्या चाहते हैं, क्या तुम्हारे एम्परर ये चाहते हैं कि मैं रीजन स्टेट वालों को हरा दूं। मोटू हंसना शुरू कर देता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एम्परर ऐसा नहीं चाहते और ना ही उन्हें लगता है कि तुम इसको हरा सकते हो क्योंकि रीजन स्टेट वाले पिछले कई 100 सालों से एसोटेरिक डिबेट को जीतते आ रहे हैं। तुम्हारे क्लैन तो बहुत ज्यादा छोटा और वीक है, तुम उनको नहीं हरा सकते। जैसे की ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि रीजन स्टेट वाले बाकी की 6 फैमिलीज को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और उनके हेड बनकर उसके बाद इंपीरियल फैमिली को हटाकर खुद एम्परर बनना चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। ऊपर से वो हर बार कंपटीशन में जीते हैं। एम्परर ये चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद उनकी डिग्निटी को थोड़ी ठेस पहुंचा दो, की वजह से उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। एम्परर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाकी की 6 फैमिलीज में से चाहे कोई भी फैमिली वाला जीतकर बाकी की फैमिलीज का हेड बन जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रीजन स्टेट वालों को इस बार हेड नहीं बनने देना। बार
इसके कंपटीशन में तुम्हें ये काम करना है कि उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करनी है, इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। जू फैन कहता है तुम चाहते हो कि मैं उन सबको हैरास करने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरी भी अपनी कोई इज्जत है। मोटू से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो और तुम्हारी अपनी बहुत ज्यादा इज्जत है। इस साथ ही मोटू से कहता है तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। और साथ ही वो अपने पास से एक स्क्रोल निकालता और कहता है जरा इस स्क्रोल के ऊपर देखो, लास्ट टाइम जो एसोटेरिक डिबेट हुई थी में उन सारे चैंपियंस के नाम है जो कि 7 बड़ी फैमिली से इसमें हिस्सा ले रहे थे। वो स्क्रोल को खोलने के बाद जू फैन से कहता है यहाँ पर जरा देखो, 7 बड़ी फैमिलीज में से 7वें नंबर पर जो बंदा आया था वो हेजू टावर से एक लड़की थी, उसको तुम अच्छी तरह से जानते हो, उसका नाम दी आयरन लेडी चू बाईजुन है। हालांकि चू बाईजुन बहुत ज्यादा पावरफुल है और 7 बड़ी फैमिली वाले हमेशा से उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते आए हैं क्योंकि उनकी पावर और उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा है। लेकिन इस कंपटीशन में सिर्फ पावर और हिम्मत काफी नहीं बल्कि तुम्हारे टीममेट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। 7 बड़ी फैमिलीज में से हेजू टावर वाले लोग हैं जिनकी पावर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो 7th नंबर पर हैं। इस कंपटीशन को 7th नंबर पर जीतने की वजह से उन्हें 7th नंबर पर ही रखा जाता है और इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा वीक फैमिली कहा जाता है। जू फैन लिस्ट को देख रहा होता है और कहता है तो इसका मतलब इस कंपटीशन में जीतने पर आप जो से नंबर पे आते हैं आपकी फैमिली या आपके क्लैन की पावर को भी उसी नंबर पर जांचा जाता है। जू फैन उस कंपटीशन में 6वें नाम को देखता है, उसमें छठा नाम बोहोई फॉरेस्ट के लिन रूफियान का होता है, जबकि 5वें नंबर पर जिन्हो मैंशन वालों का नाम होता है। जिन्हो मैंशन की तरफ से जीटियान के 8 एल्डर ने हिस्सा लिया था। जू फैन कहता है जिन्हो मैंशन वालों का नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है, इसका मतलब जिन्हो मैंशन वाले हाउसेस में 5वें नंबर पर पावरफुल फैमिली है। जबकि चौथे नंबर पर कियानलंग पवेलियन वालों का नाम होता है। कियानलंग पवेलियन की तरफ से 100 साल पहले मास्टर लॉन्ग ज्यू ने इस डिबेट में हिस्सा लिया था। और फिर तीसरे नंबर पर जोमिंग वैली वाले होते हैं और जोमिंग वैली की तरफ से 7th एल्डर ने हिस्सा लिया था। और दूसरे नंबर पर मेडिसन किंग फैमिली वाले होते हैं। मेडिसन किंग फैमिली से मेडिसन किंग मास्टर यैनसोंग ने हिस्सा लिया था। और फर्स्ट पर तो डेफिनेटली रीजन स्टेट वाले ही होंगे। जू फैन लिस्ट को देखने के बाद कहता है हमारे जितने भी एलाइज हैं वो तीनों बड़ी फैमिलीज वाले वो सारे बहुत ज्यादा वीक हैं, जबकि बाकी के सारे जो कि टॉप रैंकिंग्स में हैं वो सारे रीजन स्टेट्स के कुत्ते हैं। जू फैन कहता है हमारे जितने भी एलाइज हैं वो ना सिर्फ रीजन स्टेट वालों से कमजोर हैं बल्कि वो रीजन स्टेट वालों से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। मोटू जू फैन से कहता है ब्रदर तुम्हें इस लिस्ट को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ बदल चुका है, हमें तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जू फैन मोटू से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मोटू से कहता है लास्ट टाइम के एसोटेरिक डिबेट की लिस्ट तुम्हें इसलिए अमेजिंग लग रही है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं क्योंकि इस बार की कंपटीशन में जोमिंग वैली की तरफ से 5th एल्डर हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उनके एक बाजू को तुमने पहले से ही काट दिया है इसलिए वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। और साथ ही तुमने उनके 7th एल्डर को भी मार दिया है जो कि एक जीनियस था और हर किस्म के प्लान बना सकता था। इसका मतलब तो यही है कि जोमिंग वैली वाले अब कियानलंग पवेलियन से नहीं जीत पाएंगे। रही बात मेडिसन किंग फैमिली वालों की, तो मेडिसन किंग फैमिली की जो 7th एल्डर थे यानी कि उनके मेडिसन किंग मास्टर यैनसोंग वो भी तुम्हारे हाथों से मारे गए हैं। उनके मरने के बाद मेडिसन किंग फैमिली वालों के पास कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं बचा क्योंकि वो सारे लोग बाकी बड़ी फैमिलीज वाले उसके 7 कलर वाले पॉइजन से बहुत ज्यादा डरते थे। और मुझे नहीं लगता कि मेडिसन किंग फैमिली वाले मास्टर यैनसोंग के बिना कोहोई फॉरेस्ट वालों से भी जीत पाएंगे। जू फैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इसने बिल्कुल ठीक कहा है। जोमिंग वैली वाले और मेडिसन किंग फैमिली वाले दोनों ही काफी ज्यादा बड़ा नुकसान झेल रहे हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं क्योंकि उनके काफी सारे एल्डर्स को मैंने मार दिया है। लास्ट टाइम जब एसोटेरिक डिबेट हुई थी उसी में इनको बहुत बड़े बड़े नाम मिले थे जैसे की जोमिंग वैली के 7th एल्डर कंपटीशन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जीनियस एल्डर कहा गया था और उन्हें टिंजू एम्पायर का तीसरा बड़ा जीनियस घोषित किया गया था। और इसके अलावा मास्टर मेडिसन किंग यैनसोंग को मेडिसन किंग का खिताब भी इसी कंपटीशन को जीतने पर मिला था। और साथ कियानलंग पवेलियन के मास्टर ज्यू को पर्पल लाइटनिंग आई की वजह से उन्हें पर्पल लाइटनिंग आई गॉड का नाम दिया गया। जू फैन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने 7th एल्डर को मारकर बहुत ही अच्छा काम किया है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और रही बात मास्टर यैनसोंग की, तो मास्टर यैनसोंग तो पहले से मेरे पास है, मास्टर यैनसोंग को भी कंपटीशन में यूज कर सकता हूँ। मोटू जू फैन से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हें सारी कहानी बता दी है कि इस कंपटीशन में क्या होता है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस बार के कंपटीशन में हिस्सा कौन लेने वाला है। अपने पास एक और स्क्रॉल निकालता है और कहता है तुम्हें एक क्लोजर लुक देना होगा इन सभी को क्योंकि 7 बड़ी फैमिली से हर फैमिली से एक यंग मास्टर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। इन सभी को 6 ड्रैगन एंड 1 फिनिक्स कहा जाता है और ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। जू फैन कहता है मैंने 6 ड्रैगन एंड 1 फिनिक्स ये नाम हेजू टावर में पहले एक बार सुना है, लेकिन मैंने पहले
मैंने इसके बारे में जरा भी नहीं सोचा। जू फैन उस स्क्रॉल को खोलता और कहता है, लगता है कि इस सेंचुरी के ये सारे वो महान बच्चे हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं कि यही फ्यूचर में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। मोटू जू फैन से कहता है, हम इन्हें 6 ड्रैगन एंड 1 फीनिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हजारों साल से इसी तरह चलता आ रहा है। हर 100 साल बाद इस तरह के यंग मास्टर्स को निकाला जाता है जो कि फ्यूचर में अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। डिंजो एम्पायर में बाकी के जितने भी क्लैंस हैं वो सारे चाहे कितना ही पावरफुल डिसाइपल्स को प्रोवाइड क्यों ना करें, उनके यंग मास्टर 7 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर यानी कि 6 ड्रैगन्स और 1 फीनिक्स के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो 7 बड़ी फैमिलीज में से जो भी यंग मास्टर इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं वो अपने प्रेडेसेसर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि उनकी पावर्स अब अपने फादर्स और फोर फादर्स से बहुत ज्यादा होती है। और हर बार जब ये इस कंपटीशन को जीतते हैं तो इनकी पावर इंपीरियल फैमिली से बढ़ती जाती है। इसीलिए हमारे इंपीरियल फादर ने फैसला किया है कि इस बार रीजन स्टेट की पावर को थोड़ा सा कट किया जाए, क्योंकि अगर इस बार रीजन स्टेट वालों को रोका नहीं गया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और कल को इंपीरियल फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 155 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।